भगवान ने आपकी किस्मत ज़रूर लिखी है, लेकिन उस किस्मत तक चल के आपको जाना पड़ेगा। नमस्कार, बायोटेक्निका हिंदी के एक ज़बरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स इन बायोटेक। स्पेसिफिकली एक जॉब आई है यूपीएससी में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के लिए, और आज हम उस बारे में बात करेंगे। पर उसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि कई बार कई छात्र मेरे पास आते हैं और कहते हैं मेरी किस्मत ही फूटी थी, नीट की तैयारी की, क्वालिफाई नहीं कर पाया, अब बायोटेक पढ़ लिया, नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन हम सभी ये भूल जाते हैं कि जो फेट है, जो किस्मत है, वो शायद ईश्वर लिखता है, लेकिन उस तक हमें पहुंचना पड़ता है। प्यासा कुएं तक जाता है, कुआं प्यासे तक नहीं आता है। तो आज इस वीडियो में जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब है। यूपीएससी के द्वारा रिक्रूटमेंट होती है, हर 4-5 साल पे इसकी वैकेंसी निकलती है और इसका नाम है ड्रग कंट्रोलर। इसमें आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिसके लिए आपको एक बायोटेक डिग्री बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस स्पेशलाइज्ड डिग्री, इस स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो क्या इसका मतलब फ्रेशर्स इस नौकरी में नहीं जा सकते हैं? जी हाँ, स्ट्रैटेजी और एफर्ट के जरिए, मतलब कि एक रणनीति बना के आप अगले 4 साल में गवर्नमेंट की इस वैकेंसी में एक असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है और बहुत सारा पैसा है और बहुत ही वेल सेटल्ड जॉब है। बायोटेक में ये काफ़ी रेस्पेक्टेड जॉब है, रेप्यूटेबल जॉब है। लेकिन इसको कैसे पाना है वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा। पहले ये समझते हैं कि एक ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर का मुख्य कार्य क्या क्या होता है। एक ड्रग कंट्रोलर जो होता है वो ड्रग की लाइसेंस की समीक्षा करता है, उसकी मंजूरी देता है, अप्रूवल देता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दवा के जो रेगुलेटरी जो लॉज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको ड्रग की जो कंपनियां हैं, मेडिसिन की जो कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां हैं, वो फॉलो कर रही हैं कि नहीं, उसको सुनिश्चित करता है। और दवाओं की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता की निगरानी भी करता है। इसका मतलब है कि इसमें आपको हेल्थ केयर की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आपको CDSCO, जो कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो गाइडलाइंस है वो आपको आनी चाहिए। US FDA की जो गाइडलाइंस है, WHO की जो गाइडलाइंस है, वो आपको जानना चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी जस्ट कही, इसकी तो पढ़ाई कहीं होती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कोई BSc रेगुलेटरी अफेयर्स होता है ना, कोई MSc रेगुलेटरी अफेयर्स होता है। जो भारत की जो शीर्ष एजेंसियां हैं जैसे यूपीएससी, इस बात को जानते हैं कि ऑफकोर्स अब रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए कोई अलग से कोर्स तो होती नहीं है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग हो सकती है। इसमें आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं और उस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले इस जॉब के बारे में समझते हैं। 22 वैकेंसियाँ हैं जिसमें कि 10 अनरिजर्व्ड वैकेंसी है। करीब 11 से 12 हज़ार लोगों ने 1 घंटे के अंदर में अप्लाई किया है। आप सोच लीजिए, 1 घंटे के अंदर में 11 से 12 हज़ार लोगों ने बायोटेक्निका के थ्रू इस वैकेंसी में अप्लाई किया है और 22 वैकेंसी के लिए, मतलब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक और ट्विस्ट है इसमें, 4 साल एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये जो 12,000 लोगों ने अप्लाई करने की कोशिश भी की है, इसमें से शायद 10 या 15 लोगों के पास 4 साल या इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होगा रेगुलेटरी अफेयर्स में। तो आज हम एक रणनीति बनाएंगे कि कैसे आप इस तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं और कैसे बायोटेक्निका की जो कोर्सेज हैं वो आपको मदद कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि भारत और विश्व में जो रेगुलेटरी अफेयर्स है ये क्या है आखिर। तो भारत में हम इसको कहते हैं CDSCO है भारत में, US FDA है अमेरिका में, EMA है यूरोप में, WHO है ओवरऑल पूरे ग्लोबली। और इनकी जो गाइडलाइंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। ये सिर्फ बायोटेक्निका की एक कोर्स है जिसका नाम है ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप, और ये शुरू हो रही है 21 अगस्त से। ये करीब 1.5-2 महीने की कोर्स है जिसको कि आप सीख करके फिर आपकी प्लेसमेंट किसी फार्मा और बायोटेक कंपनी में होती है, जहाँ पर कि आप 4 साल तक एक्सपीरियंस लेते हो। और इसी बीच में यूपीएससी की जब वैकेंसी अगली बार आएगी तो आप रेडी होगे इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई करने के लिए।
अब इस कोर्स में हम क्या करते हैं, आपको फ्रेशर से एक्सपीरियंस बनाने के लिए हम एक लाइव प्रोजेक्ट देते हैं ताकि आपको असली अनुभव हो। जो CTD की डॉजियर है, सबमिशन प्रोसेस है, कंप्लायंस प्रोसेस है, उसकी जो प्रैक्टिकल काम है, प्रैक्टिकल कार्य हैं, वो आप यहाँ सीख सकते हो। सरकारी अधिकारी बनने के लिए जो भी ज़रूरी काम आपको करना पड़ेगा इंडस्ट्री में या उसके बाहर, वो सारी चीज़ की ट्रेनिंग होती है। कैसे डॉसियर की प्रिपरेशन करनी है, सबमिशन करनी है, ट्रेनिंग लेनी है, वो सभी कुछ हम आपको सिखाते हैं। और कमीशन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो होती है उसको कैसे तैयार करना है, ये हम सिखाते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ होती है, करियर गाइडेंस होता है और उसके बाद प्लेसमेंट प्रोवाइड की जाती है। इंडस्ट्री में ये काफ़ी मान्यता प्राप्त और रेस्पेक्टेबल सर्टिफिकेशन कोर्स है और इसको जब आप कर लेते हैं तो आपको नौकरी मिल जाती है। अब देखिए, सरकारी नौकरियां हर दिन नहीं आती हैं, तो इसके लिए आपको तैयारी काफ़ी सालों से करनी पड़ती है और इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होती है, इंटरव्यू होती है। तो जब आप ये ट्रेनिंग लेते हो उसके बाद आपकी प्लेसमेंट होती है, आप किसी फार्मा कंपनी में, बायोटेक कंपनी में काम करते हो 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसी बीच में UPSC की ऐसी वैकेंसीज फिर से आएगी और जब आएगी आप अप्लाई करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा और आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे एज अ असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर। तो समझने की चीज़ ये है कि भारत में भी अगर आपको ये जॉब पाना है तो आपको ग्लोबल जो रेगुलेटरी अफेयर्स है वो सीखना ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर सही रणनीति फॉलो की जाए तो एक फ्रेशर भी आज से 4 साल बाद एक सरकारी नौकरी पा सकता है। अगर आप याद करें, कुछ साल पहले जब GST भारत में आया था तो GST की काफ़ी भर्तियां हुई थी। वैसे ही अभी CDSCO नए रूल्स ला रहा है, तो इसका मतलब है कि भर्तियां होंगी। इसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी और AI की वजह से जो नई दवाइयाँ बन रही हैं उस पर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इसकी भर्तियां होंगी। मेडिकल डिवाइसेस जो है, जैसे पेसमेकर है या मेडटेक डिवाइसेस है, जैसे कि आपकी जो स्मार्ट वॉच है, ये भी एक मेडिकल डिवाइस है। इन सभी की को जांचना और क्या ये भारत के जो मानक हैं, मानदंड है, उसको फॉलो कर रही है कि नहीं, उसको आपको चेक करना है। तो इसके लिए भर्तियां काफ़ी होने वाली हैं सरकारी, और तैयारी लेकिन अभी आपको शुरू करनी पड़ेगी। और मेरा ये मानना है, मैंने एक्चुअली एक कोटेशन लिखा था कुछ साल पहले कि नॉलेज नेवर हार्म्स, एक्सपीरियंस नेवर हार्म्स, वेट फॉर द राइट टाइम टू कम, दैट नॉलेज विल बी यूज्ड। कहने का मतलब कि जानकारी कभी आपको हार्म नहीं करेगी, आपको कभी घातक नहीं होगी। जानकारी हमेशा अच्छा ही काम करती है। वैसे ही एक्सपीरियंस जब आप लेते हो ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स की, ये भी आपके लिए अच्छा ही होगा। और फ्यूचर में जब आप ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके किसी कंपनी में नौकरी करोगे, बाद में गवर्नमेंट में जाओगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं एक काफ़ी बड़े कंसल्टेंट को जानता हूँ इस वक्त, जो कि वन हेल्थ प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसमें वो अभी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और काफ़ी बड़े ऑफिशियल हैं। वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करते हैं और उनकी भी बायोटेक की बैकग्राउंड है। उन्होंने बेंगलोर से ही MSc बायोटेक किया था। उसके बाद वो अपने करियर में आगे बढ़ते बढ़ते बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में जाकर उन्होंने काम किया बायोटेक में, और वैक्सीन्स की जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। बाद में मोदी गवर्नमेंट की जो ऑफिस ऑफ साइंटिफिक अफेयर्स है, उन्होंने उनको डायरेक्टली हायर किया और अभी वो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि एक नॉर्मल BSc MSc बायोटेक कहाँ पहुँच सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि किस्मत जो है ना, भगवान ज़रूर लिखता है, लेकिन उस किस्मत तक पहुंचने के लिए हमें चल के जाना पड़ता है। प्यासा कुएं तक जाता है, कुआं प्यासे तक नहीं आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स में इंटरेस्ट है कि नहीं। कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली मुझसे और हमारी जो ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं उनसे चैट कर सकते हैं। आप उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं और भारत में बहुत अच्छा और उज्जवल भविष्य पा सकते हैं बायोटेक और रेगुलेटरी अफेयर्स में, अगर आप ये कोर्स करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।